कैसे बच्चों, आपको चैप्टर 3 कवर कराया। अब आते हैं चैप्टर 4 की बात। क्लास 12th नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड। जितने भी मेथड हैं सभी का एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगर आप साथ साथ चलेंगे तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करने में हेल्प होगी। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स अभी कराऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले देखते हैं, बहुत सारे आप बच्चों ने कमेंट्स किए हुए हैं और ऐसे ही कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिसमें से स्नेहल ने लिखा है सर रिवीजन के लिए बेस्ट है, थैंक यू, पढ़ते रहिए। इसके अलावा जतिन ने लिखा है मेक ए वीडियो ऑन 44 AD टैक्सेशन। जतिन 44 AD पे वीडियो मत बनवाओ, मालूम है बिजनेस में बहुत पैसे छाप रहे हो और छूट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑडिट कराओ और ऑडिट कराने के बाद अपने सारे अकाउंट सही तरीके से करो, ईमानदारी से बिजनेस करो और बड़े आदमी बनो। इसके साथ साथ मेरी बिटिया ने कमेंट किया है मौसा जी आर यू सीरियस। ये वो लल्ली वाले रील पे कमेंट आया है। लल्ली बदमाश है, था और रहेगा, इसलिए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले नेशनल इनकम जो आपको कैलकुलेशन करना है उसके आपके 3 मेथड हैं और वो तीनों मेथड आपने फर्स्ट चैप्टर भी या फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। वहाँ पे हमने फेजेस के बारे में डिस्कस किया है और उन्हीं फेजेस से ये सारे आपके निकल के आए हुए हैं। आपने सबसे पहले देखा, समझा भी था कि इकोनॉमी में बिना प्रोडक्शन के इनकम को डिस्ट्रीब्यूट जनरेट नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले अगर इकोनॉमी के पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए वो लोन लेके आएंगे, बाहर से कहीं ना कहीं से पैसा मांगेंगे और पैसा मांग के फिर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करके फिर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हुए इनकम जनरेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये सारी चीजें होती रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों फेजेस को अगर आप समझते हैं तो इन तीनों फेजेस से 3 अलग अलग मेथड निकल के आए हुए हैं। सबसे पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज में आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो जितनी भी वैल्यू, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है? ऑल द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमिक ईयर। एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो क्या होती है? नेशनल इनकम। तो दैट मीन्स अगर आप प्रोडक्शन स्टेज में हैं, दैट मीन्स आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उसी एंड पे अगर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको निकाल लें तो वो क्या बना देगा? आपका वैल्यू एडेड मेथड। अच्छा, आपने फैक्टर सर्विसेज को यूज किया। फैक्टर सर्विसेज को यूज करने के बाद जैसे आपने लैंड, लेबर, कैपिटल इनको यूज किया, इनके लिए आपने क्या की? फैक्टर पेमेंट। जब आप फैक्टर पेमेंट करेंगे दैट मीन्स आपने यहां से यहां इनको पेमेंट किया, तो ये आप आगे किसमें? इनकम फेज में। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके आपने इनकम जनरेट की है, आप जब यहां पे सारी इनकम को मेजर कर लें, दैट मीन जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट हुआ है, तो इस मेजरमेंट को आप क्या बोलते हैं? इनकम मेथड। ठीक है, सबसे पहले जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे आपने मेजर कर लिया, वैल्यू एडेड मेथड। जहां पे आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट किया, दैट मींस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किया, वहां पे आप मेजर कर ले तो इनकम मेथड। और तीसरा, क्योंकि हमने समझा हुआ है एक ही हाउस होल्ड एक ही फार्म, उसी का एग्जाम्पल लेके वही एक एजम्पशन मानते हुए चलेंगे तो बहुत आसानी से बातें समझ में आएंगी। तो जिन लोगों को इनकम मिल रही है वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे दैट मीन्स वो किस फेज में आ जाएंगे? एक्सपेंडिचर फेज में। तो जब आप एक्सपेंडिचर फेज में होते हैं तो यहां पे इस एंड पे जब आप इनकम को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो जिस मेथड से करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इन्हीं 3 फेजेस से आपके ये 3 मेथड जो है वो निकल के आए हुए हैं। ठीक है, जनरेशन फेज में वैल्यू एडेड मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इनकम मेथड और डिस्पोजिशन फेज में एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले सिंपली वैल्यू एडेड का क्या वैल्यू एडेड एक्चुअली में नेशनल इनकम होती क्या है कि वैल्यू एडिशन में हम जितने भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
आप समझिए कि अगर आप हर एक स्टेज में इनकम को मेजर नहीं करें, आप सोचिए कि एक मिल्क है, उसको आपने एक फार्मर ने सेल किया किसी शॉप को, तो जब सेल किया तो जैसे ही उसने सेल किया तो वो क्या करेगा, क्योंकि अभी आपने कंज्यूम्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ है लास्ट वीडियो में, तो आप इसको बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर उसने जो है सेल किया, दैट मीन्स अभी वो किसी शॉपकीपर के पास है, दैट मीन्स अभी वो इमीडिएट कंजम्पशन के लिए नहीं है, उसमें अभी और वैल्यू वो ऐड करेगा और फिर कस्टमर को सेल करेगा। तो आप जब वो पहली बार फार्मर सेल कर रहा है तब उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर वो जो शॉपकीपर है वो किसी कंज्यूमर को सेल कर रहा है तब जोड़ दीजिए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, दो बार जुड़ जाएगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, हर एक स्टेज में क्या करते हैं, प्रोडक्शन की वैल्यू को ऐड ऑन करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती जाएगी, जिस स्टेज पे वैल्यू एडिशन होगी उसको हम ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों करना है, क्योंकि आपको क्या हटाना है, डबल काउंटिंग हटाना है। ठीक, अब आपको मालूम है अगर सिंपल प्रोडक्शन भी हटा दें, वैल्यू एडिशन निकालने के लिए सिर्फ दो एग्जांपल लेते हैं। आप एक व्यापारी हैं, ट्रेडिंग करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, दो काम करते हैं। ठीक है, दो टर्म क्लियर रखिएगा, सेल और परचेज। ठीक है, तो जब आपने सेल किया, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने 500 का गुड्स जो है वो सेल किया और आपने उसको परचेज किया था 200 रुपए का, ये परचेज है, ये सेल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी तरफ से वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 300 रुपीज। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके पूरा आपको चलना है और इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला भी बना हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट को अभी हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो इस फॉर्मूले से डिनोट होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम ये मान लेते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स है। तो जो सेल्स है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, आपकी परचेज है। ठीक है, सिंपल यही जो फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसी फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि जब आप सेल्स को परचेज से माइनस कर दें तो आपका वैल्यू एडेड निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आइए फॉर्मूलेज देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फॉर्मूलेज जो हैं आपको पूरे चैप्टर्स में इस वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास जो मेजर फॉर्मूला है, इसको थोड़ा जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसको थोड़ा सा ऑफ द सीक्वेंस पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे तीन चीजें जानना है, सेल्स, परचेज और स्टॉक क्या है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, आप क्लोजिंग स्टॉक के बारे में जानते होंगे, ओपनिंग स्टॉक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज इन स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि आपको मालूम है वैल्यू एडिशन जो हो रही है, जो आपके पास पहले से स्टॉक है जो आपने सेल कर दिया होगा वो बाहर चला गया होगा और बचा हुआ स्टॉक जो है वो आपके पास अभी भी होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को आप क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है सेल्स का। सेल्स का जो फॉर्मूला है आपके पास, सेल्स का जो फॉर्मूला है आपके पास, सेल्स क्या है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। आपको क्वेश्चंस में या तो डायरेक्ट सेल दे देगा, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट सेल दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन सेल भी दो तरीके से हो सकती है, क्योंकि कंट्री की नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स जो हैं होम कंट्री में हुई होगी जिसको आप डोमेस्टिक सेल्स बोल सकते हैं, और बहुत सारी सेल्स जो हैं वो बाहर आपने एक्सपोर्ट की होगी। तो क्योंकि आपको अपनी वैल्यू एडिशन निकालना है तो आपको सेल्स चाहिए, तो आपको दोनों का वैल्यू ऐड चाहिए। अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है तो डायरेक्ट सेल्स ले लेंगे, और सेल्स नहीं दिया है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि डोमेस्टिक सेल्स कितनी है और एक्सपोर्ट कितना है। तो जो भी डोमेस्टिक सेल होगी, जो भी एक्सपोर्ट होगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो सेल्स की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा एक और तरीके से सेल्स आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी और प्राइस दे सकता है। ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से करते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में क्या होगा कि इतनी क्वांटिटी है, इतने का गुड्स था, सेल किया। तो अगर क्वेश्चन में सच मेंशन किया है तो आप क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके उसको आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यहाँ पे आपने समझा था इंटरमीडिएट कंजम्पशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परचेज से। दैट मीन्स परचेज जो भी आप कर रहे हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी आपने किया हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी आपने होम कंट्री से परचेज की है उसको ऐड कर दीजिए, बाहर से कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराएं उसको भी ऐड कर दीजिए, सेल के साथ किया वैसे ही परचेज के साथ। नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ऑफ
आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने क्या क्या निकाला है, सेल्स निकाला है, क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट मीन्स जो भी आपकी सेल्स की वैल्यू है, जो भी आपकी चेंज इन स्टॉक निकल के आया है, और अगर आपके पास कुछ सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी गुड्स पड़ा हुआ है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितने गुड्स एक इकोनॉमी में आपने प्रोड्यूस कर दिए, बना दिए। तो वो बना दिए कैसे पता चलेगा, या तो आपने बेच दिया, या आप खा गए, या आपके पास बचे हुए हैं। आप तीनों को क्या कर दे, ऐड कर दें, तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा, कितने गुड्स आपने बना दिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड जो भी आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है उसमें से जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डोमेस्टिक, इंपोर्ट, सबको मिला के उसको आप अगर माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू एडिशन आ जाएगी और आप बैक हो जाएंगे इसी फॉर्मूले में, वैल्यू ऑफ एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको बहुत सारी फर्म का ये वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है कई फर्म का दे देगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कई फर्म का दे देगा, तो उस जगह अगर आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन, अच्छा ये बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो जो भी नेशनल इनकम निकल के आती है उसको हम जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस ही बोलते हैं। ये बात अगर क्लियर रहेगी तो आपको बहुत ही सिंपली तरीके से आप इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फर्म वाइज अलग अलग डिफरेंट दिया हुआ है तो भी आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उम्मीद करते हैं। अच्छा हो सकता है आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे, ये जितने भी फॉर्मूलेज दिए हुए हैं ये आपको हेल्प करेंगे आगे जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं या आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, वो आपको ये फॉर्मूलेज ही हेल्प करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपने पास कॉपी में लिखिए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पे आपको दिया हुआ है कि फर्म ए के बारे में दिया हुआ है बहुत सारा डेटा और फर्म बी के बारे में दिया हुआ है। हमने आपको अभी बताया था ना, आपको क्वेश्चंस दे सकता है जिसमें फर्म वाइज परचेज, सेल्स, वैल्यू एडिशन ये सब बता दे। तो अगर आपको फर्म वाइज दिया हुआ है तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है वो आप इस क्वेश्चन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्यूट वैल्यू एडेड ऑफ ईच फर्म, और दूसरा पूछ रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फर्म वाइज निकाल लेते हैं। फर्म ए, आपको सेल्स पता होना चाहिए सबसे पहला, तो सेल्स दी हुई है 100 लाख और दूसरा 5 लाख आपका दिया हुआ है। ये जो वैल्यू बनी है दैट मीन्स क्या दिया हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक। अब हम देखते हैं कि आपके पास फर्म ए के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अभी आपने समझा फॉर्मूले से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी दी हुई है आपकी क्वेश्चन में, 100 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, -5, कितना आएगा, 95। ठीक है, सिंपल है। आपको जो वैल्यू दी हुई है उसको आपने पुट किया फॉर्मूले में, बहुत सिंपली आपने 95 निकाल दिया। नेक्स्ट, फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वैल्यू, सॉरी, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है वैल्यू एडिशन। कितना वैल्यू एडिशन हुआ, उसके लिए आपने फॉर्मूला समझा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी कितनी है, 95, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है आपका, 40, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आया, 55 लैक्स। ऐसे ही आप फर्म बी का भी निकाल सकते हैं। फर्म बी, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल दीजिए सेम उसी फॉर्मूले से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है आपकी, 200 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है, -10, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 190। वैल्यू एडेड इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाला आपने, 190 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट मींस परचेज आपका कितना दिया हुआ है, 60, तो कितना आ गया, 130। ये आपका आ गया वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए, वैल्यू एडिशन बाय फर्म बी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जीडीपी एफसी। ध्यान रखिएगा इस मेथड से जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जीडीपी एमपी।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं जीडीपी एफसी, कुछ नहीं, सॉरी जीडीपी एफसी नहीं, यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना होगा जीडीपी एमपी, क्योंकि इस मेथड से जो भी आप ये कैलकुलेशन करते हैं वो हमेशा मार्केट प्राइस में ही निकल के आता है। अच्छा, मार्केट प्राइस में क्यों निकल के आता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि सेल्स कभी भी फैक्टर कॉस्ट पे तो होगी ही नहीं। गुड्स जो भी मार्केट में बिकने के लिए आएंगे उसमें बाय डिफॉल्ट टैक्स जुड़ा हुआ होगा, बाय डिफॉल्ट सब्सिडी माइनस होगी। टैक्स सब्सिडी का कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में आप समझ चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी निकल के आता है वो मार्केट प्राइस में निकल के आता है। तो जीडीपी एमपी सिंपल है, आपको फॉर्मूला आप पीछे चाहे तो रिफर कर सकते हैं, आपने अपने पास लिखा होगा। फर्म ए का जो भी है आपके पास उसको आप ऐड कर दीजिए और फर्म बी का वैल्यू एडिशन ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा फर्म ए का कितना वैल्यू एडिशन है 95, फर्म बी का कितना है 130, टोटल कितना आपका कितना है यहाँ पे 95 नहीं 55 है। फर्म ए प्लस फर्म बी, ठीक है। यहाँ पे फर्म ए का 55 है और इसका फर्म बी का कितना है 130, ठीक है। तो फर्म ए का प्लस कर दीजिए 55 प्लस 130 कितना आएगा 185। ये आपका क्या निकल के आ गया जीडीपी एमपी। अब आपसे पूछा क्या है निकालने को, जीडीपी एफसी। तो कन्वर्जन आपने सीखा हुआ है, जीडीपी लास्ट चैप्टर में आपने कन्वर्जन सीखा हुआ है कि जीडीपी बाकी तो कॉमन है, लेकिन एमपी से एफसी में अगर जाना है तो मार्केट प्राइस में पहले से टैक्स जुड़ा हुआ है, उसको फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए कम करना होगा। तो आपको जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए होंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा 185 माइनस 30 इक्वल टू 155। ये आपकी क्या वैल्यू निकल के आ गई जीडीपी एफसी। उम्मीद करते हैं इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, मिसिंग इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जितना भी हम करेंगे सब मार्केट प्राइस पे करने वाले हैं, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनवीए एफसी, दैट मीन्स एनडीपी एफसी दिया हुआ है। इसको आप अगर कन्वर्ट कर लेते हैं जीडीपी एमपी में तो बाकी जो भी पूरा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं जीडीपी एमपी में। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। डोमेस्टिक दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, दैट मीन्स आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, मार्केट प्राइस में जाना है टैक्स को जोड़ना पड़ेगा। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो टैक्स को आपको ऐड करना पड़ेगा और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वो वैल्यू आपको दी हुई आप उसको पुट कर दीजिए। एनवीए कितना दिया, सॉरी एनडीपी है, एनवीए उसको सिनोनिम्स की तरह मान के चलते हैं कि एनडीपी कितना है 100 दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कितना दिया हुआ है 20 और माइनस कर दे सब्सिडी कितनी दी हुई है 5। वैल्यू कितनी आएगी 100 में 10 प्लस किया 110 और प्लस किया तो 125। ये आपकी क्या निकल के आ गई जीडीपी एमपी। दूसरा आप फॉर्मूले में, क्योंकि जीडीपी क्या है ये आपका वैल्यू ही, इसको अगर आप वैल्यू एडिशन के टर्म्स में बोले तो जो जीडीपी निकल के आ रही है वो आपका क्या निकल के आ रहा है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला आपके पास भी आपने सीखा हुआ है, जीडीपी एमपी कैसे निकाल सकते हैं। जो आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आई हुई है उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट जीडीपी एमपी की वैल्यू लिख दीजिए 125 आपने निकाली हुई है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पता नहीं है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 75 लाख। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं 125 माइनस 75 कितना आएगा, माइनस कर लीजिए 50, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आएगा 50 है ना, नेक्स्ट सॉरी 50 नहीं आएगा, यहाँ पे साइन चेंज में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई, थोड़ी गलती हुई है। ये
इस साइड आएगा जैसे ही, तो ये बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकल के आएगा 200। ठीक है, साइन चेंज में गलती मत करिएगा, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका निकल के आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 200। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चेंज इन स्टॉक। दैट मीन्स ये भी जो क्वेश्चन है वो मिसिंग वैल्यू का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एनवीएफसी दिया हुआ है तो इसको जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करेंगे। तो जीडीपी एमपी इक्वल टू एनवीए को हम लिख सकते हैं एनडीपी एफसी। दैट मीन्स नेट से ग्रॉस में जाना है, उसके लिए डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू जो दी हुई है इसको लिख लीजिए। एनडीपी दिया हुआ है 200 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 प्लस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 0 है, माइनस सब्सिडी कितनी है 10, तो 230। ये क्या आ गई आपकी जीडीपी एमपी। नेक्स्ट आप चेंज इन स्टॉक निकाल सकते हैं। आपके पास जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आप पहले फॉर्मूले में देख सकते हैं कि इसको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिराइव किया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बाकी वैल्यूज आपको दी हुई है, सेल्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 400 प्लस चेंज इन स्टॉक आपको नहीं मालूम है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और आपने जीडीपी कितना निकाला हुआ है 230। इसको और सॉल्व करते हैं, अगर ये सॉल्व किया तो कितना आएगा 230 इक्वल टू 300 प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी 300 माइनस 230 इक्वल टू 70। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं हट जाता हूं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो जो आपके पास चेंज इन स्टॉक की वैल्यू थी वो भी आपने, बहुत सिंपल है, आप अगर इसको सीक्वेंस वाइज करते चले जाएंगे, जैसे आपको जहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू की है तो सबसे पहले आप उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर दीजिए। जीडीपी में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जो जो वैल्यू आपको फॉर्मूले हैं उन्हीं से डिराइव करते चले जाइए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेक्टोरल डेटा का है। क्या क्वेश्चन है, क्या निकालने को बोल रहा है, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आपके पास सेल्स दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और एनआईटी दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं जीडीपी या जीवीए एमपी निकालते हैं। जीवीए एमपी का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को अभी हमने समझा क्या लिख सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसी में जो जो वैल्यू दी हुई है, सेल्स की वैल्यू दी हुई है 1800 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है आपके यहाँ पास 50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 1000। जो आपकी जीडीपी एमपी निकल के आएगी, इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 850। ठीक है, ये आपकी आ गई जीडीपी एमपी। अब आपसे क्या बोला हुआ है, एनवीए मतलब एनडीपी एमपी निकालने के लिए। बस अब आपके पास सिंपल कन्वर्जन बचा हुआ है। ग्रॉस से नेट में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक में दिया ही हुआ है और बाकी आपको मार्केट प्राइस में भी दिया हुआ है। दैट मीन्स इतना कोई ऐसा कोई इसमें ज़्यादा बड़ा कन्वर्जन नहीं है। सीधे आप 850 में से जो भी आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है कितनी 60, आप उसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ गया, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मैं फिर साइड हट जाता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपने सबसे पहले जीडीपी एमपी निकाला, आपके पास जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से आपने डिराइव किया, जो वैल्यू आई फिर आपको उसने आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा था आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो बहुत आसानी से ये चैप्टर
होगा। जितने भी मेथड्स हैं बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको चेन दे दे, दैट मीन्स ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। अभी आपको बताया इस चैप्टर का नाम क्या है, वैल्यू एडिशन। तो हर एक स्टेज पे जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता है उस स्टेज के थ्रू भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चेन समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या कर रहा है, बताया हुआ है कि फार्मर ने सेल किया 5000 का। अच्छा, फार्मर ने कितने का परचेस किया ये नहीं दिया हुआ है, तो हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या मानेंगे, 0 मानते हैं फार्मर के लेवल पे। तो फॉर्मूला सेम एक ही लिखते हैं और उसी के थ्रू यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो फार्मर के लेवल पे देखें आपसे, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि हर स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। तो फार्मर के स्टेज में वैल्यू ऑफ आउटपुट उसने 50,000 का सेल किया और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 0। तो कितना वैल्यू एडिशन किया उसने, 50,000। नेक्स्ट, टेक्सटाइल फैक्ट्री की बात करें, उसने कितने का सेल किया, 1 लाख का, और उसने फार्मर से परचेज किया था कितने का, 50,000 का। तो उसका आईसी हो गया 50,000। उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 50,000 का। नेक्स्ट, टेक्सटाइल ने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग को किया, तो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग ने कितने का सेल किया फर्दर, फिर 1,50,000 का। दैट मीन्स उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, 1,50,000। और उसको पड़ा कितने का था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसने परचेज कितने का किया था, 1 लाख का। तो उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया, 50,000। नेक्स्ट, लास्ट में ये शर्ट डिपार्टमेंट से गया रिटेलर के पास और रिटेलर ने भी उसको क्या किया होगा, कंज्यूमर को सेल किया होगा। तो रिटेलर ने कितने का सेल किया उसी शर्ट को, 2 लाख का, लेकिन उसने परचेज कितने का किया था, 1,50,000 का। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, 2 लाख, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था, 1,50,000। तो टोटल उसने भी कितना वैल्यू एडिशन किया, 50,000 का। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। दैट मीन्स हर स्टेज में कितने का वैल्यू एडिशन हो रहा है, 50,000। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, टोटल जीडीपी। दैट मीन्स जितने भी स्टेज में वैल्यू एडिशन मेथड है, हर स्टेज पे जितना जितनी वैल्यू ऐड हुई है सभी को आप ऐड कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। साइड हट जाता हूं, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या खास है देखते हैं। आपको डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, सेल्फ कंजम्पशन दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, परचेज फ्रॉम बी, दैट मीन्स ए और बी दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिए हुए हैं, और फॉरेन का भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। सिंपल, आपने पहले ही स्लाइड में फॉर्मूला लिख लिया होगा, आपको बहुत उस फॉर्मूले से हेल्प मिलने वाली है। फॉर्मूले को जरूर लिखिएगा और जरूर याद करिएगा। अगर आप फॉर्मूलेज नहीं याद करते तो ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको बताया है ना कि अगर आपको डायरेक्ट सेल्स, अभी तक जितने क्वेश्चन थे डायरेक्ट सेल्स दे दिया था और कुछ हमको बाइफर्केट पार्ट में नहीं देता था तो हमको नहीं कैलकुलेट करना पड़ता था। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेल ना देके पार्ट में सेल दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी टोटल सेल्स। टोटल सेल्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले उसने क्या किया है, डोमेस्टिक सेल किया हुआ है प्लस एक्सपोर्ट किया हुआ है। दैट मीन्स उसके पास उसने जितने गुड्स बनाए उसको या तो उसने घर में बेचा या तो उसने एक्सपोर्ट कर दिया और बाकी बचे को सेल्फ कंज्यूम कर लिया। दैट मीन्स उसका भी उसने प्रोडक्शन किया ही होगा। दैट मीन्स उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, जिसको उसने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया, जिसका उसने एक्सपोर्ट किया और जिसको उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया। ये तीनों जो है प्रोडक्शन है, इसका भी आपने सेल्फ कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लिखा होगा, ठीक है। सेल्स आप निकाल सकते हैं, डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 300 प्लस एक्सपोर्ट सेल कितनी है 100 प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए कितना है 50। दैट मीन्स टोटल ओवरऑल सेल कितनी है 450, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आप निकाल सकते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए परचेज फ्रॉम ए दिया हुआ है प्लस परचेज फ्रॉम बी दिया हुआ है प्लस इंपोर्ट दिया हुआ है, मतलब बाहर से भी, फॉरेन से भी उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया हुआ है। ए से कितने का परचेज किया है 110, बी से 70 और इंपोर्ट कितना हुआ है किया हुआ है 30। टोटल कितने का परचेज किया है 210। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो कि यहाँ पे आपको चेंज इन स्टॉक दे दिया है, तो आप सेल्स को वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है वो भी तो आपको प्रोड्यूस किया है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सेल्स में आपके पास जो भी आपने टोटल सेल्स निकाली हुई है उसमें आप चेंज इन स्टॉक को क्या कर दें,
ऐड कर दें तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस है वो निकल आएगी। सेल्स कितनी है आपकी, आपने निकाला हुआ है 450 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है आपके पास 60, तो आपने कितने की सेल की 500, सॉरी कितने गुड्स प्रोड्यूस किए 510। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, जीडीपी एमपी निकालने को बोल रहा है। तो जीडीपी एमपी आपको बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मालूम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का है आपके पास 510 का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 210, टोटल कितना आ गया 300। ठीक है, फिर से साइड हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हाँ ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या कंप्यूट करने को बोल रहा है, NVAFC नेट वैल्यू एडेड या NDP एट फैक्टर कॉस्ट। दिया क्या क्या हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, GST, सब्सिडी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपको एज सच चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपकी क्या है, सीधे सेल्स है यहाँ पे, दैट मीन्स 1000। इसके अलावा आपको वैल्यू एडेड निकालना है अगर, तो आपको पढ़ा हुआ है, वैल्यू ऑफ फार्मूला दिखा भी हुआ होगा आपने, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है 1000 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना दिया हुआ है 600, दैट मीन्स कितना होगा 400। इसके अलावा सिंपली आपसे पूछा क्या, NVAFC, दैट मीन्स अब आपको कन्वर्जन चाहता है, और ये जो वैल्यू एडेड निकल के आया वो क्या है आपका GDP MP। कन्वर्ट कर सकते हैं, GDP MP आपको निकालना है, सॉरी आपने निकाला हुआ है, और क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या पूछा है आपसे, NDP FC। कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, माइनस डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में बहुत सिंपल है, मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ होगा तो टैक्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो जीडीपी कितनी है आपकी 400, माइनस डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 50, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 100, प्लस सब्सिडी कितनी दी हुई है 40, दैट मीन्स 50, 350, 250 प्लस 290। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी NDPFC जो निकल के आई कन्वर्जन से, वो कितनी निकल के आई है 290। ठीक है, साइड हट रहा हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में सेल्स बताई हुई है, IC दी हुई है, IT दी हुई है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। लास्ट क्वेश्चन जैसा आपने किया लगभग ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको बन जाएगा। ट्राई कीजिए एक बार, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास सेल्स दिया हुआ है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है। आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, GVMP और NVAFC। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो वो सेल्स के बराबर है। सेल्स कितनी है 75,000। ठीक है, इसके बाद आपको GDP MP निकालना है। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी आपने निकाला 75,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 30,000, वैल्यू कितनी आएगी आपकी 45,000। ये क्या निकल के आपकी आ गई GDP MP, जिसको आपको GVMP बोला है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है NVAFC निकालने को, तो NVA या NDPFC कन्वर्ट कर सकते हैं आप GDP MP से। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए अभी आपने समझा, डेप्रिसिएशन को माइनस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस, सब्सिडी को ऐड करना है।
जीडीपी कितना है 45,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 2500 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 7,500 प्लस सब्सिडी कितनी दी हुई है, सब्सिडी दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है, सब्सिडी 0। दैट मीन्स 45,000 में 10,000 को माइनस करेंगे तो 35,000। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने खुद से सॉल्व किया होगा और आपका आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होगा, ये क्वेश्चंस जितने भी आपको धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्म ए और फर्म बी, आप इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी अभी देख चुके हैं स्लाइड में। आपके पास फर्म ए की सेल दी हुई है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, फर्म बी की सेल दी हुई है और परचेज दी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सेल्स बता दी है, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डोमेस्टिक सेल्स है कि कौन सी सेल्स है, क्योंकि आपको ओवरऑल सेल्स लिख दिया है तो आपको एक्सपोर्ट का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाए, इसलिए देता है। तो सीधे सीधे फर्म ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं, सीधे सेल्स दी हुई है वो कितनी होगी 4,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है कितना 200, तो जीडीपी एमपी कितना आ जाएगा 3,800। ऐसे ही फर्म बी वैल्यू ऑफ आउटपुट दी हुई है, वो भी सेल के बराबर है कितनी 2,940, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी हुई है 1,300, इसको आप हटा देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0,461,1640। ठीक है, तो आपके पास ये